Hello students, today we will start next part of the electric potential and the capacitance for the NCERT solution part 3. लास्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक न्यूमेरिकल किए थे एंड टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 15. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 में अ स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ द इनर रेडियस R1 एंड R2 हैज़ अ चार्ज Q. ठीक है, ये एक स्फेरिकल शेल है. ठीक है, इसको चार्ज दे दिया गया पॉजिटिव Q. ठीक है, तो ये इस पे क्या हो गया, आपका सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया. राइट साथ में अब फर्स्ट पार्ट में क्या बोला, अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल. यहाँ पर क्या रख दिया, पॉजिटिव Q चार्ज रख दिया. तो यहाँ पर इनर में क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव Q हो जाएगा. ठीक है, इसको अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये नेगेटिव. ठीक है, और इसके आउटसाइड में फिर कौन सा चार्ज चला जाएगा, पॉजिटिव स्मॉल q. तो टोटल चार्ज ऑन दिस सरफेस ऑफ दिस स्फेरिकल चार्ज वो क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव q भी इसमें साथ में ऐड हो जाएगा. ओके, अब बताना क्या है इसमें, व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड द आउटर सरफेस ऑफ द शेल. ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं इनर सरफेस पर. सपोज करो हमारे पास सिग्मा 1 है इनर सरफेस चार्ज डेंसिटी. इनर सरफेस चार्ज डेंसिटी. ओके, तो सिग्मा 1 आपका इनर सरफेस की वजह से बना है. तो इनर में आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज है. तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस Q अपॉन में 4 पाई में R का स्केयर. ठीक है, 4 पाई R स्केयर क्या है, ये इनर एरिया है, इनर स्फेरिकल सेल का आपका एरिया, इसका एरिया. अब यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस जो है वो कितनी है आपकी, R1 है. तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, R1. ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन में A होती है. ठीक है, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन में A. Q आपका नेगेटिव Q हो गया, एरिया आपका 4 पाई R1 स्केयर हो गया. अब देखिए आउटवर्ड में कितना होगा. ठीक है, हम कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पर आपका जो आउटवर्ड है, आउटर सरफेस, यहाँ पर सिग्मा 2 है आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो सिग्मा 2 इज सरफेस चार्ज डेंसिटी. ठीक है, तो सिग्मा 2 की वैल्यू अब क्या आ जाएगी, टोटल चार्ज अपॉन में एरिया. टोटल चार्ज अपॉन में एरिया. ठीक है, तो टोटल चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव Q पहले ही था, स्मॉल पॉजिटिव Q आपका ड्यू टू दी एट दी सेंटर पॉजिटिव Q आपका हो गया. ठीक है, यहाँ पर जब आप सेंटर पर पॉजिटिव Q रखा तो इनर में नेगेटिव Q और बाहर की तरफ कितना स्प्रेड हो जाएगा आपका, पॉजिटिव स्मॉल Q. तो टोटल चार्ज ऑन दी आउटर सरफेस क्या हो गया आपका, Q प्लस में Q. एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई R स्केयर, और यहाँ पर जो R की वैल्यू है वो कितनी है, R2 है. तो ये क्या आ गया आपके पास, 4 पाई R2 का स्केयर. ठीक है, तो ये आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन दी आउटर पार्ट आ गई. अब सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला है, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी. ठीक है, विद नो चार्ज, अंदर की तरफ कोई भी आपका चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो 0 होगी. पूछा उन्होंने कि इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी इज 0 इवन इफ द शेल इज नॉट स्फेरिकल. ठीक है, कोई भी शेल है वो स्फेरिकल नहीं है. सपोज करो ये आपने शेल ले ली जो कि स्फेरिकल शेल नहीं है. ठीक है, बट हैज़ एन इरेगुलर शेप, एक्सप्लेन. तो इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरह की कैविटी में भी 0 होगा. देखो इनसाइड द कैविटी आपका कोई भी चार्ज नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू गॉसियन सरफेस आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा. ठीक है, मान के चलो कि हम लोग इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करें. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी कैसे पास हो सकती है, कि जब आपका जो चार्ज है वो इनसाइड द कैविटी या फिर इसके सेंटर में लेके आया जा सके. तो जब हम चार्ज इस कैविटी के अंदर लेके आएंगे तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा जो कि आपका अगेंस्ट टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा. ठीक है, सो दैट इज नॉट पॉसिबल. सो इसमें आप क्या लिखेंगे, कंसीडर अ कैविटी ऑफ द इरेगुलर शेप with the net charge
टू बी जीरो इनसाइड इट। द फील्ड इनसाइड द कंडक्टर आपका जीरो होता है, लेकिन हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट अस वी कंसिडर अ क्लोज्ड लूप बी पार्शली इनसाइड and the rest outside the cavity. So some work is done by the field to carry the test charge inside the closed loop, but this is against the provision of electrostatic field. ये लाइन जरूर लिखनी है आपको कि this is the against of the electrostatic field, ठीक है। वर्क डन आपको करना ही करना पड़ेगा, लेकिन ये इसके अगेंस्ट क्यों हो गया? क्योंकि एज पर अगर हम गॉसियन लो जाएं तो गॉसियन लो के अकॉर्डिंग क्या होता है कि नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस वो क्या होना चाहिए आपका, मस्ट बी जीरो होना चाहिए, ठीक है। नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस मस्ट बी जीरो, ठीक है। सो देयर कैन नॉट बी फील्ड लाइन इनसाइड द कैविटी। अब एक तरफ तो हम गॉस लॉ को अप्लाई कर रहे हैं, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग तो क्या है कि यहाँ पर इनसाइड में कोई भी चार्ज होना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं टू कैरी द टेस्ट चार्ज इनसाइड द क्लोज लूप, जबकि दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएंगी। सो देयर कैन नॉट बी फील्ड लाइन इनसाइड द कैविटी इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स शेप भले ही कुछ भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके कैविटी के इनसाइड में से नहीं पास करेंगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए इन्होंने बोला है कि शो दैट नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैज अ डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम द वन साइड टू ऑफ अ चार्ज सरफेस टू द अनदर गिवन बाय E2 minus E1 n unit vector equal to sigma upon में epsilon naught where n is the unit vector normal to the surface, ठीक है। हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, और सिग्मा इन्होंने क्या दिया हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है। तो सिग्मा क्या है आपके पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सबसे पहले तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसलिए हम यहाँ पर जो कंडक्टर है वो हम एक 2 डायमेंशनल कंडक्टर मान लेते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। हमने ये एक प्लेन शीट ले ली जिसके ऊपर चार्ज है आपका। अब देखिए E1 आपका इस साइड, E2 हमने इस तरफ कंसीडर कर लिया, लेफ्ट साइड में E1 इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लिया और राइट साइड में हमने E2 इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लिया। सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो आपने पढ़ा ही था कि जो E की वैल्यू होती है ड्यू टू अ प्लेन शीट चार्ज, वो क्या होती है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर वेक्टर्स में बात कर रहे हैं। तो E1 आपके पास जो ये E की वैल्यू जो होगी ये क्या होगी, यहाँ पर यूनिट वेक्टर होगी। अब E1 की वैल्यू, ठीक है, E1 की वैल्यू इस तरफ हम लोग क्या कंसिडर कर लेते हैं, नेगेटिव। तो इस तरफ जो E2 की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी आपके पास, पॉजिटिव हो जाएगी। तो E2 की वैल्यू आपके पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन यूनिट वेक्टर। क्यों? क्योंकि देखो अगर एक साइड आपका जो भी आप साइड लेंगे, एक साइड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और जो भी सरफेस एरिया होगा उसमें एंगल आपका 0 डिग्री बनेगा, तो दूसरी साइड आपका क्या बनेगा, 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो हमने इस तरफ 0 डिग्री कंसीडर कर लिया, इस तरफ हमने 180 डिग्री कंसीडर कर लिया, एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर, ओके। तो दूसरा ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड E2 की वैल्यू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट एन यूनिट वेक्टर आ गई, ठीक है। एन यूनिट वेक्टर क्यों लिया, क्योंकि हमने E1 और E2 का मैग्नीट्यूड नहीं लिया, हमने उनको वेक्टर्स में शो किया है। डिसकंटिन्यूटी इन द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द फील्ड हमने रिप्रेजेंट करनी है, तो यहाँ पर लिखोगे डिसकंटिन्यूटी इन द नॉर्मल component of the field from one side to other side is, ये क्या हो जाएगी आपके पास, E2 माइनस में E1 हो जाएगी, E2 माइनस में E1 वैल्यू पुट कर दीजिए। तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट एन यूनिट वेक्टर एंड प्लस में आपके पास देखिए माइनस में E1 है, तो माइनस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट
एन यूनिट वेक्टर, तो ये क्या हो जाएंगे आपके प्लस हो जाएंगे सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट एन यूनिट वेक्टर प्लस में सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट एन यूनिट वेक्टर, तो ये आपके पास आ जाएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एन यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब अगर मैं E2 माइनस E1, क्योंकि आपका क्वेश्चन में जो दिया हुआ है E2 माइनस E1 और यहाँ पर यूनिट वेक्टर डॉट में यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे एन यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो इधर भी क्या आ जाएगा आपका सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एन यूनिट वेक्टर डॉट में एन यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये अब आपके पास एन यूनिट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास किसके इक्वल आ गया सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ गया। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था। दूसरा आप देखिए साथ में अगर हम लगाएं कि इनसाइड द कंडक्टर सिंस इनसाइड द कंडक्टर, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 0 होता है, इनसाइड द कंडक्टर वो क्या होता है 0 होता है। तो इसका मतलब देखो अगर ये हमने आउटसाइड ली और इनसाइड में अगर हम बात कर रहे हैं इस तरह से जो हमने E1 की डायरेक्शन ली है, अगर मैं इसको इनसाइड में लेके चलूँ तो ये E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 0 हो जाएगी। सो E1 क्या हो गया आपके पास 0 हो गया। ठीक है, सो वी कैन राइट E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एन यूनिट वेक्टर। ओके, एन यूनिट वेक्टर। अगर आप E2 को मान लो इनसाइड लेके चलो, अगर इधर से आप कंसीडर करो कि ये आपका आउटसाइड है और ये आपका इनसाइड है, तो आप क्या लिख सकते हो कि E2 इक्वल टू 0 एंड E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एन यूनिट वेक्टर आ जाएगी। 16 पार्ट बी, show that the tangential component of the electrostatic field is continuous from one side of a charged surface to the another। इसके लिए हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं, एक चार्ज सरफेस हमने कंसीडर कर लिया। यहाँ पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड शो करना है तो सपोज करो ये हमने दिखा दी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया इसको रिजॉल्व कर दीजिए इन द 2 पार्ट्स। एक आपका जाएगा अलोंग द सरफेस, ठीक है, या आप कह सकते हैं अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सरफेस, ये ठीक है, ये आपका हो गया ET। ठीक है, अलोंग दी सरफेस, और ये आपका हो गया यहाँ इस पॉइंट पर अलोंग दी नॉर्मल। ठीक है, अलोंग दी नॉर्मल, तो ये जो आपका पार्ट जाएगा सपोज करो ये आपके पास E1 है और ये आपके पास E2 है। E1 की जो वैल्यू होगी वो E cos थीटा होगी, ये एंगल आपके पास जो होगा ये एंगल थीटा होगा। ठीक है, और E2 की जो वैल्यू होगी ये आपके पास E sin थीटा होगा। ठीक है, ये आपका अलोंग दी सरफेस कहलाता है और ये आपका अलोंग दी नॉर्मल। जो हम लोग निकालते हैं गॉस थ्योरम में, हम जो कंपोनेंट लेते हैं वो हम कोस थीटा E कोस थीटा लेते हैं, तभी हमारा जो अलोंग दी सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हम करते हैं, थीटा इक्वल टू 0 कंसिडर उसमें हम लोग करते हैं। इसी डायरेक्शन में आपका सरफेस वेक्टर होता है। ठीक है, बोथ आर इन दी सेम डायरेक्शन। अब बात यह है कि टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है आपका वो कंटिन्यूस है थ्रू आउट दी सरफेस। ये हम किस तरह से बताएंगे, हम लोगों ने एक क्लोज्ड पाथ ले लिया, चार्ज सरफेस ले लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर एट एवरी पॉइंट इफ़ वी कैलकुलेट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल कंपोनेंट, ठीक है, लाइन इंटीग्रल मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना, लाइन इंटीग्रल ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट मीन्स आप किसकी बात कर रहे हैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट विद द लाइन इंटीग्रल, तो ये आप बात कर रहे हो ET डॉट में DL। ठीक है, अब किसी भी पॉइंट पर जब हम लेके चलते हैं तो टेंजेंशियल कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक लाइन इंटीग्रल जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ET डॉट DL इक्वल टू क्या हो गया आपका 0 हो गया। अगर सपोज करो हम इसको 0 नहीं लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि सरफेस पर आपका क्या हो गया,
चार्ज करंट हो गया, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, क्योंकि करंट किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द मोशन ऑफ द चार्ज होता है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप क्या करते हैं कि चार्ज आपका कहाँ है, रेस्ट पर है, ठीक है। जब आपका चार्ज मूव ही नहीं कर रहा तो आपके पास चार्ज करंट कहाँ से आएगा। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट विद द लाइन इंटीग्रल वो हमेशा क्या होता है, एट एवरी पॉइंट इक्वल टू जीरो होता है। तो ई टी डॉट डी एल इक्वल टू जीरो, सो ई टी क्या हो गया आपका, कंटिन्यूस हो गया ऑन द सरफेस या अलोंग द सरफेस। और क्यों लिखते हैं एम, बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका, कंजर्वेटिव है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ये तो हो गया आपका आंसर। मान के चलो कि अगर हम कंजर्वेटिव ई टी को हम लोग नॉन कंटिन्यूस कंसीडर करके चलते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्क डन होगा अलोंग अ क्लोज्ड पाथ ओवर अ चार्ज सरफेस वो आपका नॉन जीरो होगा। अलोंग अ सरफेस वर्क डन क्या होगा आपका, नॉन जीरो होगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अगर पॉसिबल नहीं है तो इट मीन्स इट इज़ अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कंसीडर क्या आपका निकल के आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, जबकि हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है आपका, कंजर्वेटिव नेचर का है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो ई टी इज़ कंटिन्यूस नॉट नॉन कंटिन्यूस, ओके। सो ये था आपका पार्ट बी ऑफ न्यूमेरिकल 16। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।